हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्री बोर्ड्स के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो जैसे कि आप लोगों को पता है यार, आप लोगों के प्री बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चों के दिसंबर स्टार्टिंग में, कुछ के मिड ऑफ नवंबर में स्टार्ट होने जा रहे हैं, कुछ बच्चों के मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों के प्री बोर्ड्स एग्जाम में सभी चैप्टर्स के कंबाइंड 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आए हो जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, है ना। और अगर आप लोगों को इसके और पार्ट्स भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर और क्वेश्चंस प्री बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लेकर आइए, तो मैं डेफिनेटली और पार्ट्स भी लेकर आऊंगा, है ना। और बाकी देखते हैं कि क्या क्या चीज है। तो यार ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। ये जो सेशन की लेंथ होगी लगभग 1 घंटे की होगी, है ना। 60-70 मिनट का ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस ये है, पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूं कि आप लोग लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो, है ना। मेरा ये मानना है आपको सारे चैप्टर्स आते हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद आते हैं। यहां पे मैं बस आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर प्री बोर्ड्स। ठीक है जी, चलो तो बढ़ते फिर आगे। हाँ, बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे अगर और पार्ट्स चाहिए तो वो तभी पता चलेंगे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर नोटिफिकेशन आएगी, तभी आप लोग बाकी की वीडियोस भी ला सकते हो, मतलब मिल सकते हैं आपको, है ना। तो बढ़ते आगे, देखते कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके पास। तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों, अच्छा दूसरी एक और चीज, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग खुद से ट्राई करो। खुद से हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है फिर इसका सोल्यूशन देखो। हो जाता है तो दैट इज वेरी गुड, है ना। और अगर आप चाहो तो 1.25x पे इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आप लोगों का यूटिलाइजेशन हो जाए कम टाइम पे सही तरीके से। Haripriya tosses 2 different coins simultaneously. What is the probability that she will get at least one head and one tail? देखो प्रोबेबिलिटी से वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आता है आपके पास, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी से देखने को जरूर मिलते हैं। तो आपको पता है यार, किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे, इसका सैंपल स्पेस बनाओगे। और आप लोगों को पता है कि अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूं तो उसका सैंपल स्पेस बनता है, मान लो दोनों कॉइन्स में हेड हेड आया है, ठीक है। दूसरा बनेगा बेटा, पहले में हेड आया है दूसरे में टेल आया है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले में टेल आया है दूसरे में हेड आया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आया हो, टेल आया हो। तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो आपका जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स आप लोगों के पास कितने हैं। टोटल आउटकम्स मतलब 1 2 3 4, 4 आपके पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पहले पार्ट का पूछा गया है, क्या पहले पार्ट का पूछा गया है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो एटलीस्ट 1 हेड यानी कि आपके पास ये जो सैंपल स्पेस है, कम से कम, देखो कम से कम 1 हेड। अब आप लोग एटलीस्ट 1 हेड का मतलब समझो, एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि कम से कम 1 हेड। और ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हेड हो सकते हैं। तो आपके पास 1 हेड, सबसे पहले तो 1 हेड देखो कहां पे है, इन दोनों में आपके पास हेड टेल और टेल हेड, इन दोनों में आपके पास 1 हेड है। उसने बोला है कम से कम 1 हेड होना चाहिए, लेकिन उसने बाउंडेशन नीचे वाले पे लगाई है, ऊपर वाले पे नहीं लगाई। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, तो आपके पास ये वाला भी इसमें काउंट होगा क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट 1 हेड। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 है, टोटल आउटकम्स आपके पास 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। फिर आपके पास है बेटा सेकंड, कह रहा है 1 हेड एंड 1 टेल। आपको ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें सिर्फ 1 हेड हो और सिर्फ 1 टेल हो। तो आपको दिख रहा है 1 हेड यहां पे है, 1 हेड यहां पे है, 1 टेल यहां पे है, 1 टेल यहां पे है। तो इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2, और 2/4 इसको काटना भी पड़ता है, 1/2 विल बी योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है प्रोबेबिलिटी से। सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनके आने के चांसेस हैं आपके प्री बोर्ड्स के एग्जाम में। वैसा आएगा नहीं तो इसके जैसा आएगा,
ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक वन ऑफ दी हाईली डिमांडिंग क्वेश्चन, ये लगभग हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहता है कि अगर आपके पास 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू -74 है, ये मान लो आप लोगों के पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है -378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू -604 है। कभी अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन आता है, कभी अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन आता है बेटा, तो आप लोगों को पता है क्या करना होता है। जब आपके वेरिएबल्स, जब आपके कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y का बन गया है और y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, एक बार इन दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 8 और 2 10, एक कैरी और 7 8 और 5 13, 3 एक कैरी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 और 2 5। ओ हो प्लस माइनस तो माइनस होता है, माइनस करना है इनको, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपके पास। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा क्या, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया तो 2, -226x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी -226xy आएगा, और अगर ये माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -678, है ना। अब अगर मैं यहां से -226 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा, नेगेटिव साइन बाहर है, अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा तो ये x प्लस वाई बच जाएगा, ठीक है ना। ये साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है ये। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 3 पे कटेगा ये, तो x प्लस वाई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है बेटा 3 आ गई है। तो x प्लस वाई आपके पास 3 आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन, अब क्या करना है आप लोगों को, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, -378y इज इक्वल्स टू -74 -378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू -604। अब अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही इनका साइन चेंज हो जाएगा तो अब आप लोग इन दोनों को ऐड कर पाओगे। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये आप लोगों के पास कितना, माइनस माइनस प्लस ना, हाँ मतलब प्लस प्लस प्लस, तो ये 8 और 2 10 को 0, एक कैरी, तो 7 और 5 12 और 13 को 3, एक कैरी, 530x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 530y और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 530 आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं 530 दोनों से कॉमन ले लूं तो यहां पे आपके पास बचेगा बेटा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530। दोनों को कट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 1 आ जाएगी। x माइनस वाई आप लोगों के पास कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। अब x प्लस वाई आपके पास 3 है और x माइनस वाई आपके पास 1 है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से करोगे, y से y कट गया, x प्लस x 2x हो गया इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है कितनी, 2। x अगर आप लोगों के पास आ गया है बेटा 2, तो अब आप लोग क्या कर लोगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x आपके पास 2 है तो y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है भैया, आओ कुछ और दिखाएं तुमको। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आप लोगों की स्क्रीन पे ये सवाल है, एंड ट्रस्ट मी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। जब अपन लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे तब तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही इन कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग मतलब आप लोग कर चुके होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। तो समझते ही क्या कह रहे हैं, कह रहा है इन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटालिक ब्लॉक the dimension is 15 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter. A cylindrical hole of diameter 7 centimeter is drilled out. Find the surface area of the remaining block. कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है, उस सॉलिड ब्लॉक से आपने ड्रिल किया
उसमें ड्रिल किया और कुछ सिलेंड्रिकल आपने पार्ट बाहर निकाल लिया। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, सब कुछ आप लोगों के पास दे रखा है। बस जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो यार जो चीजें गिवन है आप लोग उन चीजों को लिख लो। तो गिवन क्या है आप लोगों के पास, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की लेंथ आप लोगों के पास दे रखी है, डायमेंशंस आपके पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ आपको दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, है ना, और 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखी है बेटा कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये चीजें कुछ चीजें आप लोगों को दे रखी है। तापमान बहुत ज्यादा हो गया है तो थोड़ा कम कर लेते हैं, गर्मी लग रही है ना। अच्छा, उसके अलावा आपको सिलेंडर का भी कुछ कुछ दे रखा है। तो सिलेंडर का डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले आप लोगों को जो चीजें गिवन है बेटा वो लिख लो, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर आपको दे रखा है बेटा 7 मीटर। तो आप लोगों को पता है इसका रेडियस कितना हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि 7 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 3.5 लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बट इसको 7/2 रखो, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डेसिमल्स जब आते हैं कैलकुलेशन मुश्किल करते हैं, लेकिन अगर आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में छोड़ दो तो कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ईजी रहती है ना। आज अब आप लोगों को रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। देखो सबसे पहले सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आप बस ना किसी का भी अगर सरफेस एरिया निकालना है ना आपको, आप बस ये सोचो मुझे उस पर पेंट करना है। तो देखो पेंट कहां कहां पे आप कर सकते हो। तो जब आप इस फिगर पे पेंट करोगे, एक तो इसकी ये वाली सरफेस पूरी पेंट होगी, आगे वाली ये जो सरफेस है पूरी की पूरी सरफेस पेंट होगी, है ना, पीछे वाली पूरी सरफेस पेंट होगी, ऊपर वाली पूरी इधर साइड वाली और इधर साइड वाली पूरी सरफेस पेंट होगी। तो यानी कि इसकी 4 सरफेसेस तो पूरी पेंट होंगी। 4 सरफेस जो है, जो कर्व्ड है, वो तो पूरी पेंट होगी। ऊपर वाली पूरी पेंट नहीं होगी क्योंकि इतना वाला तो पोर्शन क्या है, ये तो पोर्शन क्या है, खाली है, तो ये वाला पोर्शन पेंट नहीं होगा। और नीचे वाला ये जो पोर्शन है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस का ये वाला पोर्शन क्या होगा, खाली होगा। यहां पे आप पेंट नहीं कर पाओगे ना क्योंकि ये तो खाली है, तो ये बचा हुआ पार्ट आप पेंट नहीं कर पाओगे। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सरफेस एरिया, एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है बेटा, कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालो, पूरे के पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। एक काम करो, पूरे क्यूबॉइड पे पेंट करना है, लेकिन आपको पता है आप ऊपर और नीचे इन दोनों पोर्शन पे एरिया पेंट नहीं कर पाओगे। और ये क्या है बेटा, बेस एरिया है, बेस एरिया है। ये क्या है बेटा, बेस एरिया है। और बेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का बेस एरिया। सिलेंड्रिकल सर्कुलर शेप में ना, ये सर्कुलर शेप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, दोनों के दोनों बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा और कहां पे आप पेंट कर सकते हो। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, आप कहोगे भैया भैया ओ मेरे प्यारे भैया, हम यहां, हमारा ब्रश तो यहां भी जा सकता है ना, इस वाली सरफेस पे भी पेंट कर सकते हैं और इस वाली सरफेस पे भी तो पेंट कर सकते हैं हम, है ना। ये दोनों के दोनों क्योंकि देखो ये तो ऊपर से खाली है, ये ऐसा है बेटा, ये ऐसा है, ये बोतल जैसे है, ऊपर से खाली हो गया। अब आपका ब्रश यहां अंदर भी तो जाएगा, तो अंदर वाली सरफेस को आप पेंट कर सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आप लोग इस वाली सरफेस को पेंट कर सकते हो, यानी कि प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये आप लोगों के पास रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया रहेगा। क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऊपर उससे मैंने ऊपर का बेस एरिया, नीचे का बेस एरिया हटा दिया और यहां पे मैं पेंट कर सकता हूं, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से बेस एरिया रिमूव करो और फिर ऐड करो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL।
आप अलग से निकालना चाहो तो अलग से भी निकाल सकते हो। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बेस एरिया होता है और 2 पाई आर एच ये आपका वो हो जाता है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अलग अलग निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप लोग। तो 2 इंटू एल, एल कितना है बेटा 15 है, ब्रेड्थ कितनी है 10 है, प्लस 10 इंटू 5 प्लस हाइट कितनी है इसकी 5 इंटू 15, ठीक है, माइनस। अच्छा अब अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं क्या, या चलो छोड़ो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आप लोगों के पास है कितना बेटा 7/2, रेडियस आप लोगों के पास है 7/2 प्लस 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 7/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। हाइट कितनी है इस सिलेंडर की, हाइट कितनी है बेटा, इस सिलेंडर की हाइट वही है जो क्यूबॉइड की हाइट है, और क्यूबॉइड की हाइट कितनी है 5। बस अब देखो कर दो, तबाही मचा दो, बस काटा पीटी कर दो जो जो कट रहा है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 10 150 प्लस 50 प्लस 15 5 जा 75। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, 11 इंटू 7 77, तुम देना साथ मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 110 आ जाएगा। हो हम नवा न कोई है न कोई था, जिंदगी में तुम्हारे सिवाय। तो ये हो जाएगा 380 और 80 में कितना ऐड करूं 33 है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे आप 275 से तो ये हो जाएगा 400 और 150 550 प्लस 33 तो 583 आपके पास 583 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है 583। तो इस तरीके से आप लोग अपने इस सवाल को सॉल्व करोगे। ठीक है चलो, अब उसके बाद आप लोगों के पास है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। कह रहे हैं कि एक सर्कल है बेटा, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में, अरे बहुत घटिया सर्कल बनाए हो सर आप, बहुत घटिया सर्कल। देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा कोशिश करते हैं इसको ढंग का सर्कल बनाने का। लग रहा है ना सर्कल, बिल्कुल लग तो नहीं रहा है बट ठीक है मान लो। इसका रेडियस आपको दिया गया बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल आपको दिया गया है कितना 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और एंगल, एंगल यानी कि थीटा आपको दिया गया है कितना बेटा 60 डिग्री का। ठीक है ये भी ठीक है। द लेंथ ऑफ एन आर्क, आपको आर्क की लेंथ निकालनी है। तो देखो समझो, कह रहे हैं कि एक एंगल है इस तरीके से, एक सर्कल है, उसमें ये आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का, रेडियस दिया गया है 21, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाता है LENGTH, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना, ये आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क होता है। उसके बाद बेटा अगर मैं थीटा सब्स्टिट्यूट करूं तो 60 हो जाता है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है बेटा 21। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे 6 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 2 आएगा, इसको कैंसिल करोगे इतना आएगा, तो 22 सेंटीमीटर आप लोगों के पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। लेंथ ऑफ आर्क आपके पास आ गई 22 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, वही जो मंजूर खुदा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21। तो ये कट करोगे 6 आएगा, इसको कट करोगे 3 आएगा, इसको कट करोगे 2 आएगा, इसको कट करोगे 11 आएगा। तो 11 से 21 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 132 आ जाएगा, शायद 131, सॉरी
ठीक है, 131 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों के दोनों निकाल लिया आपने। मजा आया? आंसर देखते सही आया कि नहीं। अब 231 और 22 बोला था मैं तो 231 है, ठीक है, तुम मानते ही नहीं हो। ठीक है जी, ऐसे करोगे आप इसको। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, सर्कल्स चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है? कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। पी ए आपको 4 दे रखा है, पी पॉइंट से एक टेंजेंट है पी ए और पी बी, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या होती है, एक पॉइंट से अगर आपके पास दो टेंजेंट्स हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की आपको लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि पीबी भी आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो इतना तो हमें पता चल गया। हाँ, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, काम शायद हो शायद ना हो। अगर मैं अपने इस वाले एंगल को x मान लूं बेटा, इस वाले एंगल को x मान लूं, तो सबसे पहले x निकाल लेते हो, तो x प्लस 135 क्या हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स है ना। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 135, जो कि कितना होता है बेटा, 45 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है कितनी, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब अगर ये आपके पास 45 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 45, क्योंकि PA और PB आपस में इक्वल है। तो इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री के। अब अगर मैं ट्राइंगल PAB में देखूं, इन ट्राइंगल PAB, अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो जो एंगल P है ऊपर वाला और बाकी के दोनों एंगल्स क्योंकि इक्वल हैं तो उनका सम, सभी का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आया। तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180, 90 को उधर भेजोगे तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 90 डिग्री आ जाएगी। अब अगर एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहां से हमको एक बात समझ में आई बेटा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी कर सकते हो वैसे आप लोग। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर 4, PB का स्क्वायर 4, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16, तो AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 32, और 32 का स्क्वायर रूट होता है बेटा कितना, 4 रूट 2। सो 4 रूट 2 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। तो इतना आपके पास AB का लेंथ आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखो इसको, गौर से देखिए इस सवाल को और करिए अपने हाथों से। नाउ फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसको जीरोस निकालने। देखो मेथड नहीं लिखा है, कौन से मेथड से निकालना है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कंफर्टेबल हो वो लगाओ, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कंफर्टेबल हो आप वो लगाओ। मैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो सब कर लेंगे। -8x प्लस 4 अंडर रूट 3। तो अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं तो 4 रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, है ना। 4 रूट 3 इंटू रूट 3 अगर मैं करता हूं, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना है, 12 है। अब आपको 12 के फैक्टर बनाने, तो 12 के दो फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, 6 और 2 ऐड करूंगा तो 8x आएगा। तो -6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से अंडर रूट 3x कॉमन ले लो। जैसे ही आप ऐसे करोगे तो यहां पे बचेगा बेटा x माइनस 2 रूट 3, 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और रूट 3 जाएगा तो आपके पास रूट 3 बचेगा। यहां से आप लोग -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 रूट 3, x माइनस 2 रूट 3 सेम चीज है, यानी कि यहां तक हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है। x रूट 3x, x अंडर रूट 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार बेटा इसको 0, एक बार उसको 0, x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 रूट 3, है ना। दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, x अंडर रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 2 अपॉन रूट 3।
इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कर लेना रेशनलाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर क्या करता है ना, पहले तो पानी पीता है, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है ना तो एग्जामिनर क्या करता है, पहले एक गिलास पानी पीता है, फिर अगर उसका मूड अच्छा होगा तो नहीं काटेगा मार्क्स, मूड अच्छा नहीं होगा तो काट भी सकता है मार्क्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब गुंजाइश नहीं छोड़नी है किसी भी चीज़ की, है ना। मस्त लग रहा हूँ ना मैं, अब मस्त लग रहा हूँ कि अब मस्त लग रहा हूँ, अरे सर आप तो ही सलमान खान हो, हर जगह मस्त लगोगे। चलो जी आ जाओ, अगला सवाल आप लोगों के लिए आपके पास कहा गया है क्या कि x की वैल्यू आपके पास p सेकेंड थीटा प्लस q टैन थीटा है, y की वैल्यू ये है। तो अब आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कुछ कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, यही है ना। अरे भैया क्यू अरे 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 कुछ और है ये, तो यहाँ पे लिखो यार, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। x इज इक्वल्स टू पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, है ना, ये आपके पास x है। तो आप सबसे पहले क्या करो बेटा, एक्स स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर के लिए आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, सीकेंड थीटा प्लस क्यू टैन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू पी सीकेंड थीटा इंटू क्यू टैन थीटा, ये आपके पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं जो कि आपके पास दिया गया है क्या, y, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, p टैन थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा, p टैन थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा, ठीक है। तो y स्क्वायर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास p टैन थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलूं तो p स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2p टैन थीटा इंटू क्यू सीकेंड थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, आपको क्वेश्चन में चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2p सीकेंड थीटा इंटू क्यू टैन थीटा माइनस ये x की वैल्यू माइनस p स्क्वायर, अरे बाप रे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2p टैन थीटा इंटू क्यू सीकेंड थीटा। अब जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा ना यार, इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच रहा है वो क्या बचेगा, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq टैन थीटा सीकेंड थीटा, उन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, मतलब इस तरीके से लिख लिया, है ना, माइनस पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2pq टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा। तो ये तो सेम टर्म आ गई आपके पास, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। अब जो बच गई है उसमें खेलो, तो जो बच गई है कौन सी बच गई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों से कॉमन ले लूं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं प्लस क्यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस
सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आ जाओ। अब आप लोगों को पता है बेटा क्या, एक कहानी जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी जलानी है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहां पे भी 1 लिखेंगे, दोनों में फर्क है। अब मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर को इधर ले गया, 1 को इधर ले गया, तो tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 उधर जाएगा तो -1, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो इसकी जगह पे -1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी। A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. If the curved surface areas of, बहुत बढ़िया सवाल है, सीबीएसई 2020 में आया था, इस साल भी आप लोगों के पास आ सकता है। बहुत जबरदस्त सवाल है, कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है बेटा, एक हेमिस्फेयर है बेटा, और इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है बेटा, जिसका बेस क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, इसका अगर रेडियस r है तो इसका रेडियस भी क्या है बेटा, r है। इसकी हाइट हमने मान ली है क्या है, h है। ठीक है ना। अच्छा, तो अपने पास पहले जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं, चीजें तो कुछ भी गिवन नहीं है। लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है बेटा, r है। लेट द रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस भी कितना है बेटा, r। लेट दी हाइट ऑफ कोन आपने क्या मान ली है बेटा, हाइट ऑफ कोन आपने मान ली है h। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। अब जो उसने बोला है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, इस तरीके से अंडरलाइन कर लो, ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। आओ, CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड CSA ऑफ कोन, ये आपको दिया गया है इक्वल क्वेश्चन में। फाइंड द रेशो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो रेडियस और हाइट का रेशो आपको निकालना है, रेडियस और हाइट का रेशो आपको निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बेटा, 2πr², और CSA ऑफ कोन क्या होता है बेटा, πrl होता है। पाई से पाई कट गया, एक रेडियस से एक रेडियस कट गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो है किसके बराबर है बेटा, L के इक्वल है। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस किसके बराबर है, L के इक्वल है। अब ये जो L होता है ना, ये होता है स्लैंट हाइट होता है, और आपको पता है L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H² होता है। तो अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, क्योंकि मुझे तो H और R चाहिए ना अपने पास, मुझे L थोड़ी ना चाहिए, तो L को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पे ये हो जाएगा 4R² इज इक्वल्स टू L²। तो 4R² इज इक्वल्स टू L कितना है, R² प्लस H²। R² इधर आएगा तो 4R² माइनस R² इज इक्वल्स टू H²। तो 4R² में से R² अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3R² इज इक्वल्स टू H²। तो अब अगर मैं H को इधर ले जाऊं, 3 को इधर ले जाऊं, तो R² अपॉन H², तो R अपॉन H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। तो अगर मैं कहूं कि R और H का रेशो निकालना है, तो इधर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो R और H का जो रेशो है वो कितना है, 1/√3, यानी कि इसका जो रेशो है, आंसर है वो कितना है, 1/√3। ऐसे आप लोग इस सवाल को, ठीक है भैया। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो, गाना बजा दो, 1√3। मस्त मस्त। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको और क्वेश्चंस भी चाहिए प्री बोर्ड्स के लिए, और जितने, मान लो अगर आपके जब तक प्री बोर्ड है, अगर मान लो इस टाइप के मैं 6 से 7 वीडियोज़ बना लेता हूँ, 6 से 7 वीडियोज़ का मतलब है आप लोगों के पास 100 से 120 से 140 क्वेश्चन, 150 के आसपास क्वेश्चन सफिशिएंट है।
काफी है प्री बोर्ड के रिवीजन के लिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 2 cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3 का स्क्वायर, ठीक है, -6 sin स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुम। cot 60 डिग्री भी क्या होता है 1/√3 होता है शायद। अरे भैया, ओ मेरे प्यारे भैया आओ, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 इंटू 1/√2 का कितना हो जाता है बेटा 1/2 प्लस √3 का कितना होता है बेटा 3 माइनस 6 इंटू 1/√2 का कितना होता है 1/2 माइनस √3 का कितना होता है बेटा 3। नीचे वालों को ये हो जाएगा आपके पास 2/√3, ऐड करोगे तो √3 बेस हो जाएगा और ये इस तरीके से ऐड करोगे। अंदर वालों को सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7/2 माइनस 6 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस माइनस प्लस 15/2/√3। √3 सबसे ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों को ऐड कर दो 22√3/2, तो 22 से इसको कैंसिल करोगे तो 11√3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो बहुत बार बहुत सारे बच्चे ना इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा करने लग जाते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने लग जाते हैं कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आसान बनाओ, तभी तो मजा है बाबू जिंदगी में। आ जाओ। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। कह रहा है कि एक टावर है बेटा, इस चैप्टर में फिगर बनाना बहुत जरूरी है। इस टावर की हाइट हमने मान ली AB, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.7 मीटर, ठीक है, और ये कितनी दूर है, ये 20√3 मीटर दूर है इस टावर से। अब यहां से इसकी आंखों से जो इशारा हुआ है, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है बेटा 30 डिग्री का बना है, ठीक है। अच्छा ये है, तो बेटा सबसे पहले तो ये भी 20√3 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, इस वाले डिस्टेंस को मैंने x मान लिया है, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, करना अपने हाथों से है और लिखना है लेट दी हाइट ऑफ टावर इज AB, और ये AB किसके बराबर है बेटा, AB बराबर है आपके पास x + 1.7, ठीक है। अब अगर मैं अपने उस वाले ट्राइंगल में देखूं जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल ACD में अगर देखा जाए, इन ट्राइंगल ACD, तो tan 30 डिग्री मैं यूज कर सकता हूं। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है बेटा 20√3, तो परपेंडिकुलर कितना है ये है √3 से √3, 20 इधर भेजोगे तो 20 आ जाएगा आपके पास x का वैल्यू। x अगर आपके पास आ गया बेटा 20, तो हाइट ऑफ टावर निकालना बहुत इजी हो जाएगा, 20 + 1.7 और 21.7 मीटर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, ओ मेरे बाबू सोना, ठीक है, चलो जी ऐसे कर लोगे आप इसको। अगला सवाल, प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और ये 1 के इक्वल प्रूव करना। CBSE 2015 का सवाल है, आओ समझाए एक कहानी। साइन की पावर 4 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है बेटा।
ये आपके पास सवाल है। अब इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में सॉल्व करना है। इसको कैसे करोगे, देखो बहुत इजी है। आप क्या करो बेटा, आपने लेट कर दिया, लेट साइन स्क्वायर थीटा को आप ए मान लो और कॉस स्क्वायर थीटा को आप बी मान लो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर ए मानोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। साइन स्क्वायर थीटा को ए माना था, कॉस स्क्वायर थीटा को बी माना था। अब बेटा आपको याद होगा कि सन 1972 में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है वो कस्में, वो वादे जो हमने साथ में किए थे? तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2ab, है ना? याद होगा वो वादा जो हमने किया था। ठीक है, अब a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1, ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आप बोलोगे भैया 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 सुनो सुनो सुनो, मैं बोलूँगा क्या क्या क्या, अरे ये सेम है ऊपर और नीचे वाला, भैया 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 काट दो काट दो काट दो, काटने में तो एक्सपर्ट है हम लोग, है ना? ठीक है, तो 1 आ गया आपके पास, LHS इज इक्वल्स टू RHS। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें पावर 4 हो, कई बार आती है पावर 6, कई बार आता है पावर 4, तो इसको ब्रेक करो ऐसे, क्यूब का स्क्वायर 2 की पावर 2, या फिर इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 2 की पावर 3। तो इस तरीके से आपको इनको ब्रेक करना होता है पावर्स को। ठीक है ना? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चीजें आपके दिमाग में घुसने लग जाएंगी। बहुत इजी सवाल है ये वाला सवाल बहुत इजी है। ए बी आपको दिया गया है बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, BC आपको दिया गया है बेटा 14 सेंटीमीटर, और AE आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सिंपल, AE अगर 7 सेंटीमीटर है तो बेटा आपको पता है ये टेंजेंट है, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब AB पूरा का पूरा कितना है आपके पास 13 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 होगा, और 6 होगा, 7 और 6 13 होता है, 6 होगा, तो ये भी कितना होगा बेटा 6 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ये 6 है, BC पूरा का पूरा आपको कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 14 माइनस 6 8 सेंटीमीटर, तो ये EC भी कितना हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। आपसे AC पूछा है तो AC क्या होता है बेटा 7 प्लस 8 हो जाएगा, 7 प्लस 8 2 नंबर का सवाल आएगा बेटा। ये 2 नंबर मतलब थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, थ्योरम व्योरम AE इज इक्वल्स टू AF, ऐसे थोड़ा सजा धजा के तो लिखना पड़ेगा, है ना? मैं तो करा रहा हूँ तुम्हें वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह बहुत स्पीड में, बट तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए ये वाली स्लाइड रखता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है बेटवा, मजा आ रहा है। आओ, a line intersect y axis and x axis at a point P and Q। कह रहे कि एक लाइन है जो x एक्सिस को P पॉइंट पे कट कर रही है। अब x एक्सिस को कट कर रही है तो x वाला कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। दूसरा पॉइंट है Q जो कि y एक्सिस को कट कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा 0, y, है ना? x एक्सिस को और y एक्सिस को, ये 2 पॉइंट्स। इफ 2, -5, इफ इसका जो मिड पॉइंट है क्या है 2, -5 जो है इसका मिड पॉइंट है, तो आपको क्या निकालना है इसका रेशो निकालना है। तो रेशो हमने पहले बताया हुआ है, लेट द रेशो कर दो k/1। रेशो कभी भी आए बहुत इजी सवाल है, k/1 कर दो उसको, k/1। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर k/1 है तो ये जो 2x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा k × 0 0 प्लस 1 × x प्लस, अब मिड पॉइंट दे रखा है। अच्छा मिड पॉइंट है, अब यार क्या कर रहे हो सर जी आप, मिड पॉइंट बता तो रखा है उसने, रेशो थोड़ी ना निकालना, मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट में तो रेशो 1/1 होता है।
क्या करते हो पांडे जी आप भी। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, x2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर, ये जो कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 4, ठीक है। फिर y1 प्लस y2, y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है, y इज इक्वल्स टू -5/2 है ना, तो -2 को उधर भेजोगे तो -10, तो ऐसा हो जाएगा। क्या कहती है पब्लिक, है ना, इजी, बहुत इजी। अरे 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 x और y की वैल्यू निकाली है ना हमने, तो सही निकाली है बेटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे p वाले के 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा 0,-10, है ना। 14 फट्टा 90 किल्ली उन्होंने आगे पीछे ले लिया शायद। हाँ एक गड़बड़ हो गई यार, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ये q है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये p है, क्योंकि p जो है वो y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x एक्सिस पे ये क्या है, q जो है वो x एक्सिस पे कट कर रहा है ना। उन्होंने पहले y लिखा है फिर x लिखा है, तो कंफ्यूजन हो गई, थोड़ा सा ये देख लेना, है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। कह रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स है 1/2, 3/2, ऊपर पंखा चलता है 2, -5, ठीक है। बीच वाला कोई कोऑर्डिनेट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3/4, 5/12, और रेशो आपको निकालना है। तो अंकल ने बताया था रेशो कभी भी निकालना हो बेटा k रेशो 1 दे दो। तो कभी भी रेशो वाला कोई सवाल आएगा, आप अपने वो वाले कोऑर्डिनेट देखो जो आपको गिवन है, जिसके तीनों पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। इसमें तो x वाला भी गिवन है, y वाला भी गिवन है, तो कोई भी पिक कर लो। तो ये जो 3/4 होगा ये किसके बराबर होगा बेटा, k × 2 यानी कि 2k प्लस 1 × 1/2 यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3/4 इज इक्वल्स टू 2 × 2 4k प्लस 1, ये 2 आ जाएगा नीचे इंटू k प्लस 1। 2 से इसको कट करोगे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 3 × k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 × 4k प्लस 1। 3 × k हो जाएगा बेटा 3k, 3, 4 × 2 8k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3k उधर 8 इधर। हा 3/4 the ratio in which the point P 1/2 और 2, तो 2 × k 2k 1 × 1/2 4k प्लस 1 k प्लस 1 8k प्लस 2, ओहो 2 है, ये 2 है, देखा सिली मिस्टेक्स। तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 8k - 3k, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 5k। तो 5 इधर आ जाएगा, 1/5 इज इक्वल्स टू k। तो k की जो वैल्यू होती है वही आपका रेशो होगा, 1/5 विल बी योर आंसर। 1/5 में आपका ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। ट्राइंगल से एक सवाल आप लोगों के पास, इन दी गिवन फिगर सी डी इज पैरेलल टू एल ए। तो कहाँ है हमारा सी डी, अरे ई रहा सी डी। सी डी ससुरा पैरेलल है किसके बेटा, एल ए के, ई हमारा एल ए है, तो ई दोनों लाइन वाह आपस में पैरेलल है। अरे ब्रिजेश, ओ ब्रिजेश, कौन है ये ब्रिजेश। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो जो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ए बी एल, ऊ लाला, है ना। तो DC जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, AL के। DC अगर AL के पैरेलल है बेटा तो B, बहुत प्रतापी थ्योरम है हमारे पास, BC/CL इज इक्वल्स टू BD/DA, है ना, BPT थ्योरम, बहुत प्रतापी है ये थ्योरम, ठीक है। अब
पहले मतलब थोड़ा ऐसे रिलेशन देख लेते हैं, उसके आगे की कहानी आगे देखते रहेंगे। आपको बोला गया बेटा डीई और एसी भी आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो अब आप लोग देखोगे इस वाले ट्राइंगल में एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, तो आपको कहा गया है डीई इज पैरेलल टू एसी। डीई अगर एसी के पैरेलल है बेटा तो बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन डीए होगा। अब आपको एक चीज दिख रही है, ये क्यों होगा? बीपीटी थ्योरम की वजह से होगा। तो अब आपको एक चीज दिख रही है, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे, बीई अपॉन ईसी किसके बराबर है बेटा? बीडी अपॉन डीए के, और बीडी अपॉन डीए किसके बराबर है ससुरा? ये तो बीसी अपॉन सीएल के इक्वल है, बीसी अपॉन सीएल। यानी कि ये कई बार ये रेशो प्रूफ करने को भी आता है आपके पास, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन सीएल, इसके बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, पक्का इसी में से कुछ ना कुछ पूछा होगा, नहीं पूछा होगा तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। बीई आपको दे रखा है बेटा कितना? 4, ठीक है। ईसी आपको दे रखा है बेटा कितना? 2, और कुछ फाइंड द लेंथ ऑफ सीएल। बीई दे रखा है कितना? 4, ईसी दे रखा है 2, तो ये बीसी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, और सीएल का लेंथ निकाल लो। तो सीएल को इधर भेजो, 2 को इधर भेजोगे तो 6/2 यानी कि 3, तो सीएल का लेंथ कितना आ गया बेटा? है ना? मस्त सवाल, ऐसे सवाल आते हैं आपके पास। एपी से एक सवाल आप लोगों के पास क्या कहता है, ये कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी। ये आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है बेटा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जिसकी फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास 6 है। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 13 - 6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कि एन आपको दिया गया है बेटा कितना? 216। आपको मिडल टर्म निकालना है। देखो मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बदतमीज पेन नीचे गिर गया। तो एन जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 216 6 n माइनस 1 इंटू डी 7, ये इधर आ जाएगा तो 210 हो जाएगा, 7 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, 7 3 ज़ा 21 0 माइनस 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 31। ज़्यादातर आप लोगों के पास ये हमेशा ऑड ही आएगा। तो अगर आपको मिडल टर्म निकालना है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑड टर्म्स, ऑड। अगर आपके पास इवन है तो उसकी दो मिडल टर्म होगी, एक होगा n/2 और एक होगा आपके पास n/2 प्लस 1, अगर आपके पास इवन है तो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपके पास इसीलिए वो हमेशा ऑड देगा। तो सबसे पहले आप इसका मिडल टर्म निकाल लो बेटा। मिडल टर्म कौन सा होगा इसका? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 32/2, यानी कि 16th टर्म जो है वो मिडल टर्म है और आपको वही निकालना है। तो निकालना क्या है? a16 यानी कि a प्लस 15d। अब a तो गिवन है, d भी गिवन है। 15 7 ज़ा 105 होता है शायद, अरे यही होता है ना? तो 105 3 21 आप लोगों के पास इस एपी का मिडल टर्म होगा 111, ठीक है बाबूजी। चलो जी, द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। कह रहा है कि किसी एपी का 13th टर्म जो है वो 4 टाइम्स है उसके थर्ड टर्म के। 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, उसकी थर्ड टर्म के क्या है? 4 टाइम्स है। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, अगर इसकी फिफ्थ टर्म 16 है, यानी कि A5 अगर कितना है? 16 है ना? देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है बाबू, S10 निकालना है। अरे ये क्या घूम रहा है स्क्रीन पे, ठीक है आ जाओ। तो A13 का मतलब क्या है? A प्लस 12d इज इक्वल्स टू 4। A3 का मतलब क्या है? A प्लस 2d
आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी 4a + 8d। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो 3a। अरे 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 बाबूजी, बाबूजी जरा धीरे चलो, नैनों में चिंगारियां हैं, शोला बदन या बिजली खड़ी। Don't forget to give a like, share and subscribe to this channel for these type of amazing songs and these type of amazing videos, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो मेक श्योर कि यार आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब लाइक्स हम देखते हैं ना, बहुत सारे लाइक्स हैं तो मज़ा आता है, मन करता है और पढ़ाओ और बच्चों की सेवा करो। तो 4d की वैल्यू क्या है बेटा? 3a। तो 4d की जगह पे मैंने 3a लिख दिया। a + 3a 4a हो जाएगा, जो कि है 16। 4 से काट दो ससुरे को, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। a की वैल्यू अगर 4 है आपके पास, तो 4d की वैल्यू 3 × a कितना है? 4। सो 4d, 4 से 4 काट दो, तो a की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। d पता चल गया, a पता चल गया, आपको निकालना है S10। S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, S10 = 10/2 × 2a। a कितना है बेटा? a कितना है? a अभी तो निकाला है बाबूजी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं। 9 × 3 = 27। अगर तुम कहो 27 और 8 बेटा 35 होता है। 5 × 5 = 25 होता है। 5 × 5 = 25 होता है। 2 कैरी 5 × 3 = 15। 175 आप लोगों के पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आ जाएगा इस एपी का। ठीक है जी, थोड़े से और सवाल रह गए हैं बेटा, 3 सवाल आई गेस और रह गए हैं। तो अब आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत धमाकेदार सवाल है, जो कि है ये। इसको आपको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो। हम लोग तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो ये बहुत आसान है। मैं आपको रूपरेखा दिखाऊंगा इस सवाल की। 9x² - 6b² x - a⁴ + b⁴ ब्रैकेट जैसे ही ओपन किया, ये कहानी हो गई। अब बेटा a⁴ को उधर और इसको 9x² - 6b² x + b⁴ - a⁴ का 0। बिटवा 9 को का आप ऐसा लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3x × b² प्लस b² का होल स्क्वायर b⁴ को ऐसा माइनस a² का होल स्क्वायर = 0। 9 को मैंने ऐसे लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, b⁴ को मैंने ऐसे लिख दिया, और बीच में ये जो था इसको 2 × a × b इस फॉर्मेट में लिख लिया। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये तो कुछ है, और ये क्या है अंकल? ये है बेटा 3x + b² का होल स्क्वायर, और यहां पे है आपके पास बेटा क्या? a² का होल स्क्वायर = 0। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। a² - b² या x² - y² जैसा फॉर्मेट दिख रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a, यानी कि ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस ये पूरा टर्म। अब बेटा क्या करोगे? अब वही करेंगे गुरुजी जो करते आ रहे हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -b² - a²। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -b² + a² / 3। तो एक रूट हो गया ये x की वैल्यू।
दूसरे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 के इक्वल, सब कुछ उधर भेज दो, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव, बी स्क्वायर इधर नेगेटिव। अबे सही कर रहा हूँ मैं, अरे बाबूजी ये स्क्वायर नहीं है, तो ये x की वैल्यू लिख दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3, बस आ गया ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत इजी है। ठीक है जी, चलो तो देख लो, गड़बड़ हुआ है शायद, ऐसा कैसा, हाँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तभी मैं कहूँ यार कुछ हमको गड़बड़ काहे लग रहा है। मैं अगर कहूँ कायनात में तुम साहसी नहीं है कोई, तारीफ तेरी सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे तो एक ही हो जाएगा, इधर जाके क्या हो गया, ये b पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव हो गया, अब b पॉजिटिव a नेगेटिव b पॉजिटिव, सो गाइस b पॉजिटिव, ऐसे कर लोगे है ना, ये आपके पास आंसर हो जाएगा है ना। चलो लास्ट दो सवाल रह गए, एक ये और एक और। देखो क्या कह रहा है, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। कह रहे कि अगर आप लोगों के पास ये सवाल है और इसका मीन आपको दे रखा है कितना है 62.8 है ना, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों को पता है क्या होता है, सम ऑफ xi fi डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi, ये आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी एक टेबल बनानी पड़ेगी बेटा जिसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, fi xi निकालना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई। सबसे पहले xi निकालो, xi कैसे निकालोगे बेटा, xi आप लोग निकालोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके, यानी कि जो इसका बीच वाला वैल्यू होता है इसको बोला जाता है क्या, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स बोला जाता है, और इसको इन दोनों के बीच वाला, तो सबका xi निकल जाएगा इनके बीच वाली वैल्यू, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो fi xi आ जाएगा आपके पास, सबका fi xi आ जाएगा। अब सम ऑफ fi xi, अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो देखो ये 50x किसी के साथ ऐड नहीं होगा, लेकिन बाकी के टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 26040, और fi को ऐड करूं तो x किसी के साथ ऐड नहीं होगा तो ये आ जाएगा ये। अब मीन दे रखा है आपके पास 62 पॉइंट कितना था 8, सम ऑफ fi xi 2640 प्लस 50x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x। अब बेटा या तो यहाँ से डेसिमल हटा के ऐसा कर दो है ना, और इसको इधर भेज दो, तो 628 इंटू 40 प्लस x हो जाएगा, और इधर करोगे तो 2640 प्लस 50x। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर तो मेरे सारे फेवरेट है, बट सबसे घटिया चैप्टर मुझे ये लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मैं यहाँ पे अब कैलकुलेशन नहीं करूँगा बेटा, मैंने तरीका बता दिया, आप लोग ऐसे कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करके ऐसा आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कर लेना इसको ना, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा पूरा पूरा, लेकिन कैलकुलेशन आप लोग खुद करो क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। अब आप लोगों के पास है ये एक दे रखा है, आपको मीडियन निकालना है। ये जो आपके पास डेटा दे रखा है ना बेटा, ये लेस देन टाइप वाला डेटा दे रखा है। कैसा वाला, लेस देन टाइप वाला। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप अपने इसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करो। क्लास इंटरवल कह रहा है लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, कितने का गैप है, 20 का गैप है। तो क्लास इंटरवल कैसा रहा होगा, 100 से 120, क्योंकि लेस देन 120 बोला उसने। फिर दूसरा क्या बोला होगा, 120 से 140, क्योंकि 20-20 का गैप है। फिर 140 से 160, फिर 160 से 180, फिर 180 से 200, 200। ये क्या है बेटा, क्लास इंटरवल। फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है आपको, तो वो लिख लो 12, 26, 34, 40, 50, ये भी दे रखा है।
अब आपको क्या करना है बाबूजी, अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले वाली की लेस देन टाइप में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम, उसके बाद माइनस करते चलो 14, माइनस करते चलो बेटा 8 और 6, माइनस करते चलो बेटा 6, माइनस करते चलो बेटा कितना आएगा, अब कितना आएगा 10 आएगा। इनको एक बार ये ऐड करूँगा अगर मैं 8 6 14 28 30 40 50, ठीक है बिल्कुल सही। अब आपके पास बेटा मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, यहीं पे लिख लूँ क्या, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड, ओहो ये L इधर नहीं होगा, L प्लस n/2 इंटू H। L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप लोग n/2 निकालते हो। n/2 क्या होता है, ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती है या फिर ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 50, ये आपके पास n/2 होता है। n/2 50/2 यानी कि कितना हो जाएगा 25। अब इसके नियरेस्ट और इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी, कौन सी है, 25 से बड़ा नेक्स्ट नंबर कौन सा है बेटा, ये वाला। तो ये वाली क्लास जो होगी ये होगी आपकी मीडियन क्लास, ये क्या होगी मीडियन क्लास। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटा 120 प्लस n/2 यानी कि 25, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 14 है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 14 है, और हाइट यानी कि ये गैप कितना है 20 है। अब सही कर रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है आ रहा, बिल्कुल सही, चक दे फट्टे, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वही करना है जो मंजूर खुदा होगा, 12 में से 25 में से ये गया 13/14 इंटू 20, तो 7 से कट कर दो, 2 से कट कर दो 10, 130 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा 7 1 7, अरे भाई सर दर्द हो रहा है, तो 18.57 समथिंग आएगा ये, 120 प्लस 18.57 और दोनों को ऐड करोगे तो 138.57 आपका मीडियन आ जाएगा इस डेटा का, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि भैया हमें इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जब भी आपको चाहिए होगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उस हिसाब से मैं देखूंगा सेकंड पार्ट तुम लोगों को पसंद आ रहा है तो सेकंड पार्ट लाना है या नहीं लाना है ना। तो मेक श्योर गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। उसके अलावा यार जैसे कि आप लोगों को पता है आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आप लोगों से मिलने आ रहे हैं आपकी सिटी में, तो 3 सिटीज़ में हम लोग आ रहे हैं। बेंगलुरु में इवेंट हो चुका है, दिल्ली में 4 नवंबर को आ रहे हैं और पुणे में हम लोग आ रहे हैं 5 नवंबर को। अब आना कहाँ पे है दिल्ली में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है आप लोगों के पास, उस गूगल फॉर्म को फिल करो तो आपको लोकेशन का पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन पे आप लोगों को आना है। हमारी तरफ से एक इन्विटेशन आएगा तो उस लोकेशन पे आप लोगों को आना है, ठीक है। बाकी ये मेरा क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो वॉलो करना हो किसी को तो कर सकता है ना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो जिसको भी फॉलो करना हो कर सकता है। बाकी ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, सेशन के नोट्स PDF हम लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। मेक श्योर कि आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना ताकि क्या नोट्स वगैरह मिल जाए आप लोगों को टाइम पे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो गाइज, है ना। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन एंड बाकी बताना मुझे कि आपको चाहिए ऐसी वीडियो और या नहीं, एंड मेक श्योर कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।